प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने प्रश्न का आधा हल देखा था। इसके आगे का हिस्सा ज़रा देखिए। इसके आधार पे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके ही नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करनी है। जैसा कि पूंजी समायोजन में आपको बताया था कि कभी कभी पुराने साझेदारों की पूंजियों के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात की जाती है। तो वो इसी प्रकार का प्रश्न है ये। इसमें पुराने साझेदारों की पूंजी ज्ञात करके और फिर नए साझेदार की पूंजी निकालनी है। तो सबसे पहले पूंजी खाता बना करके और पुराने साझेदारों की पोस्टिंग कर लेंगे और फिर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें शेष लिखेंगे पुराने साझेदारों का। ये तीनों खाने में पहला खाना राम का है, दूसरा मोहन का और तीसरा नए साझेदार रमेश का। इधर भी राम, मोहन और रमेश। सबसे पहले इनके बैलेंस लाइए। पुराने साझेदारों के बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और इनका शेष है 40,000 और 30,000। 40,000 और 30,000। रमेश का कुछ नहीं होगा। इसके बाद अपने प्रश्न पे आ जाइए और देखिए कहाँ कहाँ साझेदारों के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इनका नाम लिखा गया है, राम और मोहन का। तो इनके क्रेडिट में आ जाएंगे, लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 2,000 राम का है तो 2,000 राम में, और 1,000 मोहन का है तो 1,000 मोहन में। ये लिख दिया, रिवैल्यूएशन का हो गया। इसके बाद देखो, ये रिजर्व फंड जब बांटा गया था तो भी राम और मोहन के कैपिटल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया था। तो इनके क्रेडिट में फिर लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का उनका हिस्सा है 8,000 और 4,000। रमेश का अभी भी खाली। इसके बाद देखो, ये प्रीमियम अकाउंट डेटर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ अंतिम लेखा जो पिछली वीडियो में किया था। तो यानी राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो इसके क्रेडिट की तरफ लिखेंगे बाय प्रीमियम। और वो 10,000 था तो 10,000 लिख देंगे। ये मोहन में नहीं लिखा जाएगा, रमेश में भी नहीं लिखा जाएगा। और कोई पोस्टिंग बाकी नहीं है, सारी पोस्टिंग हमने कर लिया। तो अब जरा रफ पे क्या, बल्कि सीधे ही राम और मोहन का जोड़ लीजिए, एक लाइन बीच में छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी रमेश की कैपिटल लिखनी है। तो ये जोड़ करिए इनका। तो ये इसका योग हो रहा है 40, 2 42, 8, 50, 10, 60,000। और इसका हो गया 30, 1, 31, 4, 35,000। इसका अभी खाली छोड़िए और यही योग ये डेबिट साइड में ले आइए। डेबिट साइड में राम में 60,000 और मोहन में 35,000। रमेश का भी खाली छोड़िए। यही इनके खातों का शेष भी होगा। तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 राम का और 35,000 मोहन का। अब जरा रमेश की पूंजी ज्ञात करिए।
रमेश 1/6 हिस्से का साझेदार है, तो 1 - 1/6 बराबर हो गया 5/6, यानी राम और मोहन का हिस्सा कितना है 5/6। तो 5/6 बराबर कितनी कैपिटल हो गई 60,000 धन 35,000 बराबर 95,000, यानी 5/6 कैपिटल बराबर कितनी हो गई 95,000। तो टोटल कैपिटल बराबर 95,000 गुणा 6/5, ठीक है। तो 95,000 गुणा 6/5, तो इसको काट लीजिए, 5 × 5, 4 बचा, 5 × 9 = 45, 19,000, और 19 छक्का 1,14,000। 1,14,000 इसकी कुल पूंजी हो गई इस फर्म की। तो 1/6 हिस्सा है किसका रमेश का, तो रमेश का हिस्सा बराबर 1,14,000 गुणा 1/6, तो 6 कम 6 और बच गया 5, 6 × 9 = 54, 19,000 बराबर 19,000, यानी रमेश जो पूंजी लाएगा वो कितना लाएगा 19,000। और प्रश्न में कह रहा है कि वो अपने हिस्से की पूंजी लाएगा, तो वो पूंजी ला रहा है, ले आ लीजिए इसको। तो ये लेखा बन जाएगा कैश और बैंक कर लीजिए, चूँकि कैश का शेष इसमें नहीं दिया है, तो ये भी जो कैश किया था ना इसको भी बैंक कर लीजिए, जो प्रीमियम वाला था बैंक कर लीजिए। तो यहाँ भी एक लेखा कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेटर टू रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 19,000। 19,000 की ये पूंजी ला दिया और इसके खाते में आप पोस्ट कर दीजिए बाय बैंक। ये दोनों खाली, अब 19,000 केवल इसके में। और यहाँ जो बैलेंस लिखा था ना, 2 साझेदारों का लिखा था, तीसरे साझेदार का और लिख दीजिए, इसका बैलेंस हो जाएगा 19,000 और इसका योग भी 19,000। अब सबकी पूंजियाँ तैयार हो गई। अब इसके बाद आपको बना लेना है बैलेंस शीट। ज़रा बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में एक चीज़ अब ध्यान रखना आपको कि बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट का नियम है, जब भी बैंक में पैसा जाएगा तो ओवरड्राफ्ट ख़त्म हो जाता है, यानी ओवरड्राफ्ट कट जाता है तब शेष बचता है। तो अभी पैसा गया 19,000 और 10,000, यानी 29,000 गया है। तो 29,000 में से बैंक ओवरड्राफ्ट ख़त्म हो जाएगा, जो शेष बचेगा वही पैसा जो है बैंक में बचेगा। तो ये भी ज़रा अपने दिमाग में नोटेड डाउन करिएगा। आइए बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में एक एक करके ले आइए। सबसे पहले अब बैंक ही लाइए, बैंक नया आएगा, पहले नहीं था। तो देखो बैंक का कितना हो जाएगा भाई, 19,000 ये, और 10,000 का प्रीमियम आया था 29,000, और इसमें से घटा देंगे 15,000 का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो ये घट के आएगा 19 और 10 29 में से 15 गया 14,000 रुपया। बैंक का शेष हो जाएगा 14,000 और ओवरड्राफ्ट जान लीजिएगा ख़त्म हो गया। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स वीडियो बेटा लंबी हो रही है, जल्दी से। सन्ड्री डेटर्स देखो 40,000 के, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
3600 था, इसमें से 2000 खत्म कर दिया गया, 1600 केवल अब हो गया। तो 40,000 में से 1600 घट गया, तो ये बच गया 38,400। और इसके बाद स्टॉक के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो पूरा लिखेंगे 20,000। और स्टॉक के बाद फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग के मूल्य में कोई अंतर नहीं आया है, पूरा लिखेंगे 25,000। और एकस्व देखो ख़त्म कर दिया गया, एकस्व को नहीं लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी ये 33,000 की है, 33,600 की, 33,600 पूरा लिखेंगे, कोई अंतर नहीं आया है। एक नई संपत्ति आ गई है, कौन सी संपत्ति? टाइपराइटर। टाइपराइटर ले आइए। टाइपराइटर कितने का बना था? 2,600। ये नई संपत्ति रिकॉर्ड कर ली गई थी। अब संपत्तियों में और कुछ नहीं बचा। अब आइए लायबिलिटी साइड में, कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल ही लिखा गया था, तो आप भी कैपिटल लिखिए। राम की नई कैपिटल हो गई 60,000। मोहन की नई कैपिटल हो गई 35,000। और नया साझेदार रमेश की कैपिटल हो गई 19,000। इसके बाद आया सन्ड्री क्रेडिटर्स को अंदर लिखिए, इस पर समायोजन कर दिया गया है। तो 20,000 का माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये 400 रुपये का प्रोविज़न किया गया था ना, 400 घट जाएगा इसमें से, तो ये बच गया 19,600। ठीक है। और इसके बाद देखो, आपने संचय कोष खत्म कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म कर दिया, और कुछ भी नहीं बचा है इसमें लिखने के लिए। तो अब योग आप लोग खुद से करिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और